जय जोहार। आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज़ 36। मैं हूं अपन संग प्रकाश और स्वागत है आप मन के हमर अपन कार्यक्रम खेत खार मा। खेत खार संगवारी हो ऐसे कार्यक्रम जेमा हमन आप मन ला बताथन कि कौन ढंग ले हमन खेती किसानी करन, कौन कौन ढंग ले हमन विशेष तकनीक अपना सकथन और वो तकनीक ला अपना के कैसे हमर किसान भाई बहनी मन अपन आमदनी ला बढ़ा सकत है, पैदावार ला बढ़ा सकत है। तो आज खेत खार के यही कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर हमन चर्चा करबो। हमारे चर्चा के जो विषय है फसल अवशेष प्रबंधन और ग्रीष्मकालीन जोताई। तो ये विषय में हमन बात करबो। ये विषय में बात करे बर आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर चंद्रशेखर खरे जी। सर आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। खरे जी के बारे में आप मन ला बता दें कि जांजगीर चांपा में कृषि विज्ञान केंद्र में सर वैज्ञानिक है। तो आज ये विषय में हमन विस्तार ले चर्चा करबो कि का होथे ग्रीष्मकालीन जोताई, कैसे अलग करे जा सकते और ये अलग करे के आखिर फायदा का है, का काम से कैसे हमन ये काम ला कर सकत हन। ग्रीष्मकालीन जोताई ला बहुत अच्छा ढंग ले करते हुए कौन ढंग ले हमार किसान भाई बहनी मन अपन फसल के पैदावार ला बढ़ा सकत है। तो आवा ये विषय में बात करथन। तो सर सबले पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये फसल अवशेष प्रबंधन और ग्रीष्मकालीन जोताई आखिर ये होते का? आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं फसल अवशेष प्रबंधन की। जी। फसल अवशेष प्रबंधन जब हमारी जो खरीफ की फसलें जो हम लगाते हैं उसके बाद रबी की फसल हम जब लगाते हैं, जब दोनों फसलें हम लगा लेते हैं, जब हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्ट करते समय हम लगभग हमारे जो छत्तीसगढ़ के प्रांत की हम बात करें तो एक बित्ता छोड़ करके जो हमने फसल की कटाई हम लोग करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि फसल को हमने प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो एक बित्ता का जो हमारा जो नराई जो छूटा रहता है ना भाई, उसको हम प्रबंध नहीं करते हैं। आज के डेट में सबसे ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण एक समस्या बन गया है और हमारे बहुत सारे जो किसान हैं वो जागरूक भी नहीं हैं। तो मैं आप सबको इस न्यूज़ 36 जो कार्यक्रम के खेत खार के कार्यक्रम के तहत मैं आपको संदेश देना चाहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप फसल के अवशेषों का प्रबंध करें। मैं आपको बताना चाहूँगा फसल के अवशेष सबसे ज़्यादा हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रांत में धान की फसल लगाई जाती है ना भाई। धान के बाद फिर रबी में हम तिवड़ा लगा लेते हैं, सरसों लगा लेते हैं उतेरा ग्रुप में। फसल चाहे हम जो भी लगाएं उन सभी का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। फसल का सबसे ज़्यादा जो नरई वाला जो हिस्सा बताए हैं, जो 1 फीट जो हम छोड़ के जब काटते हैं तो आज के डेट में देखा यह जाता है कि या तो किसान उसको आग लगा दे रहा है या जो समझते नहीं उसकी महत्व को वो आग लगा देता है। आग लगाने से वायु का प्रदूषण होता है और वायु को प्रदूषण से आप देखेंगे, खासकर मैं आपको चर्चा करूं हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र के बारे में, जो आप फसलों के अवशेष को आग लगाने की वजह से ही उसमें फसल अवशेष के कारण ही कार्बन मोनोऑक्साइड जब वायु वातावरण में जब वो रिलीज होता है, छूटता है, तब वो प्रकाश रासायनिक धुंध का काम करता है। और आप देखेंगे इन प्रकाश रासायनिक धुंध के वजह से एनसीआर क्षेत्रों में खासकर इतनी ज़्यादा समस्या हमारे क्षेत्र में नहीं है अभी बहरहाल, लेकिन जो नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में हम बात करेंगे उन क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक धुंध की वजह से फ्लाइटें जो है वो डिले हो जाती है, ट्रेनें जो है बहुत ही डिले हो जाती है, क्योंकि प्रकाश रासायनिक धुंध की वजह से विजिबिलिटी जो होती है उस धुंध की वजह से कोहरा के कारण वो दिखाई नहीं देता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का निजात पाने के लिए सिर्फ एक ही है कि हम उस फसल के अवशेष का प्रबंधन करें। मैं बताना चाहूँगा धान के परिदृश्य में, धान जो हमारा जो पैरा है या पराली जिसको बोलते हैं कुछ जगहों में, तो पराली को हम क्या है एक जगह एकत्रित हमें करना चाहिए। हम एक जगह एकत्रित करेंगे तो वो हमारे पशु के लिए आहार के रूप में भी काम आएगा साथियों। लेकिन आज के डेट में किसी के पास इतना समय नहीं है, हम उसको इग्नोर करते चले जा रहे हैं और वही एक बहुत ही बड़ी जटिल समस्या के रूप में सामने आई है, क्योंकि खेत में पशुओं को खाने को मिलता नहीं है और वो खाने पीने के तलाश में सड़कों की ओर आ जाते हैं। मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से एक और मैं अपील करना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके खेत में कम से कम फसल के अवशेषों का संग्रहित करके जरूर रखें, ताकि जो हमारे जो बेजुबान जो पशु हैं उनको आहार के रूप में मिल सके। जी।
तो डॉक्टर साहब आप मन बतात हो कि कैसे फसल अवशेष प्रबंधन करे जा सकते हैं और बिल्कुल ये बात है देखे में सामने आए हैं कि चाहे दिल्ली के बात करी चाहे छत्तीसगढ़ के हमन बात करी तो ये एक बहुत बड़े चुनौती के रूप में सामने आते हैं पर्यावरण की दृष्टि से भी देखे जाए। अभी हमारे न्यूज़ 36 चैनल के माध्यम ले भी हमन एक खबर ला दिखाए रहे कि गरियाबंद में कौन तरह ले हमार किसान भाई मन पैरा ला जलावत है। असल में उखर मन में ऐसे धारणा है कि पैरा ला जलाए से वो जो मिट्टी है जो माटी है उखर उपजाऊ शक्ति है बढ़ते। तो ये बात में कितना सच्चाई ये बहुत ही गलत बात है जो ये सब कहते हैं, वो गलत मानसिकता या गलत धारणा की बात है। क्योंकि मैं एक कृषि वैज्ञानिक ही आपको सच्चाई मैं बताना चाहूँगा। साथियों, पैरा को जलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है बल्कि हमें नुकसान होता है। पर्यावरण को पैरा से जलाने से वायु प्रदूषण होता है, जैसे कि मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैंने बताया। फिर जब आप पराली जब जला रहे हैं, पैरा जब जला रहे हैं तो मिट्टी जो है गर्म हो जाती है। गर्म होने से जो सूक्ष्म जो हमारे जो फायदेमंद जो सूक्ष्म माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है, वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। जो हमें लाभ पहुंचाते हैं। तो जलाने से ये भी नुकसानदेह है। अभी मैं आपको बताऊंगा जो हमारा एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन्होंने एक आदेश भी जारी किया हुआ है और इस आदेश के तहत कहीं भी पराली को नहीं जलाना है, उसका प्रबंध ही करना है। तो प्रबंध करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि पैरा आपके खेत में बाहर में पड़ी हुई है, आप उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर के माध्यम से हमने एक कल्टीवेटर के पीछे में हमने सिंपल जो आपको जो बाड़ी जो घेरते हैं उस वाले तार को आप बांध दीजिए और बांधने के बाद उसको इकट्ठा करने के लिए जोड़ने का आपको काम करेगा। तो महज हमने एक अनुसंधान के तहत ये पाया है कि 15 से 20 मिनट में आप 1 से 1.5 एकड़ के पैरा को आसानी से आप संकलित कर सकते हो। ये आपका फायदा है। और दूसरा जो चीज़ है, ये तो आपने इकट्ठे करने की मैंने आपको एक विधि बहुत ही सस्ता, जिसमें मुश्किल से 50 रुपये खर्चा आएगा। केवल कल्टीवेटर के पीछे में आपको जो है तार को लेके बांध देना है। ये बहुत ही आसान चीज़ है। दूसरा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि यह पैरा को हमने इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा करने के बाद जिस क्षेत्र में खासकर मैं बात करूं, जनवरी फरवरी में जब हमारी खरीफ फसल की जो पैरा बाहर आ जाता है या हम हार्वेस्टर से जब कटाते हैं, खासकर सभी प्रचलित है हमारे छत्तीसगढ़ में, हार्वेस्टर का उपयोग सबसे ज़्यादा हम कर रहे हैं। किसान भाइयों, आप तो हार्वेस्टर से उपयोग करके आपने धान का पैदावार तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो पराली आपकी बच जाती है वो मशीन के जब पिस्टन से सभी टकराते हुए जब बाहर निकलता है तो उसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से पशु उसको चाव से नहीं खाते हैं। लेकिन उसका हम प्रबंध करने की बात हम करते हैं तो या तो उसका दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला, या तो उस पैरे को आप जो है खुले में रखें। जब उसमें बीच में जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से उसमें जो अम्ल की मात्रा होती है वो रिलीज़ हो जाता है या उसमें बह जाता है। तो ये इसके इस कंडीशन से लगभग 1 से 1.5 महीने में ऑटोमेटिकली वो खाने लायक, पशुओं के लायक हो जाता है। लेकिन यदि हम इसको वैज्ञानिक पद्धति की ओर अगर हम जाएं तो इन पैरों को इकट्ठे करके यदि हम यूरिया से उपचार करके यूरिया उपचारित पैरा हम कर लें तो ये आसानी से जो है पशुओं के खिलाने के लिए बहुत अच्छा चारा का काम भी करेगा। बहरहाल मैं दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये दूसरा जो चीज़ है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पैरा हम जब रख लेते हैं, अब इसका प्रबंधन की मैंने बात किया। एक तो पशु के चारा की मैंने जो समस्या है उसका भी हम समस्या से निजात पा सकते हैं इससे। दूसरा चीज़ है, पैरा जब हमने इकट्ठा कर लिया है तो एक ट्राइकोडर्मा नामक जो है जैव फफूंद आता है। अच्छा। इसको क्या करना है मैं सरल शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि पैरा जब हमारे खेत में जो वहीं पे हम जब छोड़ दिए हैं, पहले हमने उसको इकट्ठी करने के बाद उसको समानांतर हमने उसको पूरे खेत में हमने बिछा दिया। नमी की महत्वपूर्ण आवश्यकता है या जल की आवश्यकता उसमें होती है। यदि हमारे पास जल उपलब्ध है तो उसमें हमने पहले जो उसमें हल्की रूप से पानी का छिड़काव कर दें। पानी का छिड़काव करने के बाद आप 5 किलो जो है ट्राइकोडर्मा को 50 किलो गोबर का घोल में डाल के उसको घोल बनाइए और उसको छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद उसमें परत दर परत पहले आपने पैरा डाला, घोल छिड़का, फिर पैरा डाला, घोल छिड़का। इस तरीके से उस जितना आपके पास पैरा है उसको वहीं पे हम रख दें। रखने के बाद एक स्टेज ऐसा आएगा, एटलीस्ट आप देखेंगे कि 2 महीने में आपका जो पैरा है उसको ट्राइकोडर्मा नामक जो जैव फफूंद आपको बताया हूँ, वो जो जैव फफूंद है उसको जो है अपघटन करने का प्रोसेस करता है, अपघटित होना चालू हो जाता है और बहुत आसानी से ऑटोमेटिकली जो है उस जैविक फफूंद के माध्यम से आराम से वो टुकड़ों में टूट जाता है। ये एक प्रबंध करने का तरीका है। यदि जो किसान भाइयों जिनके पास यदि डिस्क हैरो है
तो आप उसमें आसानी से आप चला दीजिए। और चलाने के बाद चूंकि पैरा तो ऑलरेडी सड़ चुका है जी ट्राइकोडर्मा के माध्यम से, और उसमें जब आप चला देंगे तो आप बारीक बारीक टुकड़ों में वो कट जाएगा, जिसको आप आसानी से जो है उसमें खेत में आप मिला सकते हैं। तो ये उसका प्रबंध हो गया, क्योंकि वो एक जैविक खाद के रूप में आपको फायदा देगा। जी बिल्कुल। तो कहे का मतलब ये है संगवारी हो कि कैसे अपन फसल के जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो अवशेष जो बचते ओला कौन ढंग ले अपन ओकर उपयोग कर सकत हो, एकर बारे में डॉक्टर साहब ह बताई से। संगवारी हो छोटे से ब्रेक हो गए है यहाँ पर, आप मन से ब्रेक लेहे बर हमन रुकत हन। फिर जब ब्रेक के बाद जब वापस लौटबो तो ओखर बाद बात करबो हमन कि कैसे हमन ग्रीष्मकालीन जो जोताई है ओला कर सकत हन, और ग्रीष्मकालीन जोताई के का फायदा होथे एकर बारे में चर्चा करबो। तो आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो खेत खार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप मन के अपन कार्यक्रम खेत खारमा। और खेत खारमा आज हमारे बीच मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर ले आए हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर खरे जी। ओखर कना हमन बात करत हन कि कैसे फसल के जो अवशेष ओखर हमन प्रबंधन कर सकत हन और कौन ढंग ले ग्रीष्मकालीन जोताई ला करे जाथे। तो डॉक्टर साहब ब्रेक में जाए ले पहले हमन बात करत रहन कि कैसे फसल अवशिष्ट प्रबंधन हमन कर सकत हैं। आप मन बतात रहे हो कि जो किसान भाई मन हैं उनकर पास जानकारी के अभाव रहते या बहुत सारा भ्रांति रहते उनकर मन में झिल लेके उमन पैरा ला जला देते। तो नियम तो बहुत सारा बनते, फिर ओखर पालन कतका हो पाते का ए दिशा में, जो जैसे आप मन बताए हो एनजीटी हा कुछ कठोर कदम उठाए का एखर ऊपर का बात चलत है। ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा एनजीटी मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जी। इन्होंने एक आदेश जारी किया है, इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति पराली जला रहा है या पैरा को जला रहा है तो उसको जो है कम से कम, यदि कोई उस पर कार्रवाई करना चाहे, किसी ने कोई शिकायत कर दी कि इस व्यक्ति ने जो है पैरा को जलाया है, और चूंकि आजकल मोबाइल और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फोटोग्राफी आसानी से की जा सकती है, और यदि उसकी शिकायत थाने में दर्ज की जाए तो उसको कम से कम न्यायालय के द्वारा 5,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही 6 महीने का कारावास तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों और अन्य जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से जागरूक करना चाहूँगा कि आप सभी पैराली का प्रबंधन करें, उसको जैविक खाद बनाएं, ऐसे ही ना जलाएं, क्योंकि अगर उसको इकट्ठे भी यदि कर लेंगे तो एक बेजुबान पशुओं का एक चारा का काम करेगा। जी बिल्कुल, बेजुबान पशु मन के चारा के काम कर सकते संगवारी हो, बस जरूरत है ओला विशेष ढंग ले ओखर उपयोग करे के, ओखर प्रबंधन करे के। तो डॉक्टर साहब हमन जो आज के जो हमार विषय है उमा एक और विषय शामिल है ग्रीष्मकालीन जोताई। एक ग्रीष्मकालीन जोताई का होता है और इला करे से आखिर फायदा का है? ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रीष्मकालीन जो जुताई होती है, खरीफ फसल के जब हमारी जो खरीफ फसल कट जाती है, यदि कुछ क्षेत्रों में जब रबी फसल भी हम जब लगाते हैं तो रबी फसल भी जब कट जाती है तो अप्रैल मई और जून के प्रथम पखवाड़े में किया जाने वाली ये हमारी जो जोताई है, इससे क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जब गर्मी में आप जब जुताई करते हैं तो सूर्य की किरण सीधे जो है जमीन पे पड़ते हैं, आप सभी ने देखा होगा, और उस समय इतना प्रज्वल रहता है सूर्य की किरणें, जिसके वजह से आप जब जुताई आड़ी और खड़ी रूप से जब आप कर देते हैं तो आपका खेत खुल जाता है जी। खुलने के वजह से उस खेत में जो भी जिसको हम खुले आंखों से नहीं देख सकते, वो जो बीमारी के कण होते हैं जो आप फसल जब लगाएंगे वो पौधों में चले जाते हैं, वो सभी इस प्रज्वल जो सूर्य की किरण है या सूर्य की जो प्रकाश है, इसके वजह से वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो साधारणतः ये हम कह सकते हैं कि भाई जो अप्रैल मई और जून में जो हमारा जो खेत खाली रहता है और खरीफ की अगली फसल जब हम तैयारी करने के लिए जो उसमें जुताई का कार्य करते हैं तो वही ग्रीष्मकालीन जुताई कहलाता है जी।
और संगे संग डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई मन एहू जानना चाहते हैं कि ग्रीष्मकालीन जोताई के बारे में तो बहुत सुनते जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आखिर का कारण है कि हमन ग्रीष्मकालीन जोताई ला प्राथमिकता देवन और ओला करन आखिर का फायदा हो सकता है हमारे किसान भाई बहनी मन ला? मैं आपको बहुत बढ़िया आपने बात रखी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ायदे तो बहुत हैं, जिसमें से सबसे पहला जो फ़ायदा है, आप जब ग्रीष्मकालीन जब जुताई करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव और जो सूक्ष्म जो बीमारी के कण होते हैं जो हमें खुले या नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और जिनके वजह से हमारा जब पौधा जब लगाया जाता है उस खेत में तो वही जो बीमारी के कण के वजह से जब वो मिट्टी से मृदा जनित जो रोग होते हैं वो पौधों में चली जाती है और पौधे से हमारा जो उपज है या पौधों की जो स्वस्थता है उसको वो ग्रहित कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीमारी के जो कण होते हैं या स्पोर्स जो होते हैं, वैज्ञानिक भाषा की हम बात करें तो ये बीमारी के जो कण हैं वो सूर्य की प्रकाश के वजह से नष्ट हो जाते हैं। दूसरा जो चीज़ है, आप देखे होंगे कि मिट्टी जब फसल हमारी जब कट जाती है उसके बाद संस्थित समय में बहुत सारे जो कीड़े होते हैं वो ज़मीन के अंदर में छोटे छोटे बुलबुले बना के अंदर में घुस जाते हैं। आपने जरूर देखा होगा। और जब हम जुताई करते हैं तो इन बुलबुलों में जो कीट रहते हैं उस समय वो जब आड़ी खड़ी जब हम जुताई करते हैं तो बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तो ये जो कीट है इसको पक्षियां खाने के लिए आती है, क्योंकि इसको निमंत्रण देना नहीं पड़ता, आकाश से उन लोग देख लेते हैं। तो पशुओं के लिए, पक्षी के लिए जो है ये आहार भी हो जाता है और पक्षियां जो है हमारे मित्र के साथ जो है उस कीटों को खा के ख़त्म भी कर देते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा का चीज़ है। दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा और एक फ़ायदा होता है कि जब आप जुताई करते हैं तो जुताई इस गर्मी जो ग्रीष्मकालीन जो जुताई होती है इस वजह से उसमें वायु का संचार बहुत ज़्यादा होता है। अब 25% से भी ज़्यादा हमारी मिट्टी में वायु का संचार ग्रीष्मकालीन जुताई से होता है। साथियों, इसके साथ साथ आप देखेंगे जो सख्त जो मिट्टी होती है, जो फसल हमने, मैं आपने पहले भी कहा था, जो आपने खरीफ फसल लिया उसके बाद रबी फसल लिया, फिर अगली फसल की जब हमें तैयारी करनी है और चूंकि इस बीच में जो 3 से 4 महीने का जो गैप हो जाता है या दूरी बन जाती है, इस वजह से मिट्टी जो है सख्त हो जाते हैं। तो सख्त में पानी की जल धारण क्षमता तो उतना बढ़ नहीं सकता। जब आप जुताई करेंगे तो जो मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण की क्षमता है, इसमें भी गुणोत्तर वृद्धि होती है। साथ ही आपका जो मिट्टी है वो भी उपजाऊ बन जाता है। ये एक फायदे हैं जी। कहे का मतलब एकर द्वारा हमन जल प्रबंधन भी बहुत अच्छा ढंग ले कर सकत हन। हाँ जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जल के प्रबंध की हम बात करते हैं तो जल ही महत्वपूर्ण है। जल है तो कल है। साथियों, सारा दारोमदार मिट्टी और जल में ही हमारा फसल जो है महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। इसके बिना हम खेती बाड़ी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो जल की प्रबंध की हम बात करते हैं, जब फसल को हम तब सबसे ज़्यादा उसमें उपजाऊ और ऊपर से सबसे ज़्यादा उसमें जो पोषित जो बात करते हैं तो जल है। तो जल हर जीवन को चाहिए, हमें भी चाहिए और पौधों को भी चाहिए। तो जल के प्रबंध करने के लिए जब हम जुताई कर लिए रहते हैं तो उसके जो स्पोर्स होते हैं, मिट्टी के जो रंध्र होते हैं, रंध्रावकाश जो होते हैं वो खुल जाते हैं। खुलने के वजह से बहुत ज़्यादा उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और इस तरीके से हम जल का संग्रहण भी कर सकते हैं अगली फसल के तैयारी के लिए। और जो हमें वाटर का जो स्थिति है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं नमी बनाए रखने के लिए। जी डॉक्टर साहब, अपन एहू बात बताए हो कि जिसे जुताई करे जाते तो जुताई करे के बाद वो अंदर में जो कीट हवे तेन मन बाहर निकलते और कीट ला पक्षी मन के द्वारा खा लिए जाते। तो का एहू माने जाए कि हमार जो किसान भाई मन है ओखर आगे चल के जो कीटनाशक महंगा महंगा दवाई बाजार में खरीदते ओहू में कुछ कमी आई और ओखर ले कुछ बचत हो पाही? हाँ, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, जैसे कि हम जुताई करते हैं, जनरली आपने देखा होगा जब जुताई करते हैं तो आपको किसी को इन्विटेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पक्षियों को ऑटोमेटिकली जो है आकाश में उड़ते रहते हैं, उनको दिख जाता है कि कहाँ पे क्या मिल रहा है। तो जब जुताई करते हैं तो कीड़े जब या बहुत सारी जो इल्लियाँ जब बाहर निकलती है तो उसको जो वो चुग करके खाना चालू कर देती है। या किसान भाई ये भी हो सके कि जहाँ पे आपने जब जुताई किया है वहाँ पे 3-4 जो है खेतों के बीचों बीच में है ना एक टी आकार का जो है आप खुटी लगा दीजिए, जिसकी वजह से पक्षी इसमें बैठ सके और बैठ के आसानी से दाना जो कीड़े हैं उसको चुग सके। तो ये टी लगाना भी एक बहुत अच्छा चीज़ हमने कारगर चीज़ पाया है, इसको भी लगा सकते हैं।
और जैसे कि अभी आपने जब पूछा कि इससे हमें क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा ये है कि भाई आप अभी से जब उसकी तैयारी कर लेंगे दवाई कम डालने की, तो आपको आर्थिक बोझ कम पड़ेगी। अब बहुत ज़्यादा जो दवाइयाँ डालती हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये आर्थिक रूप से भी ये फायदेमंद है। जी डॉक्टर साहब, एहू बात आते कि ठीक है, नाम से स्पष्ट होते कि ग्रीष्मकालीन जोताई यानी कि गर्मी के दिन में करे जाते जी हाँ जी। लेकिन तब होले अगर बात करी तो कौन सा महीना सबसे ज्यादा उपयुक्त माने जाते हैं ग्रीष्मकालीन जोताई पर? इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो महीना है वो अप्रैल मई और जून के प्रथम सप्ताह तक की जाती है, क्योंकि इस समय जो है तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और सूर्य की रोशनी सीधे जो है ज़मीन पे पड़ती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया महीना अप्रैल मई और जून के प्रथम सप्ताह तक मानी जाती है। जी, तो संगवारी हो, अभी डॉक्टर साहब का ना अभी हमन आओ गोड बात करबो और जानबो कि आखिर एक ग्रीष्मकालीन जोताई ला कैसे करे जा सकते, कौन सा तकनीक है जिला हमन ला ध्यान में रखना चाहिए और का सावधानी रखना चाहिए। इला जब ब्रेक के बाद आप मन का ना हमन जुड़बो तब ओकर बारे में बात करबो। अभी आप मन हमारे संग बने रहो, देखत रहो खेत खार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम खेत खारमा। और खेत खारमा हमन बात करत रहें कि ग्रीष्मकालीन जोताई कैसे करे जाए। डॉक्टर साहब, ये बात दिमाग में एक आथे हमारे किसान भाई मन के कि ग्रीष्मकालीन जोताई करे बर कौन कौन सा यंत्र के उपयोग करे जाते हैं? ये आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। आपको बताना चाहूँगा, जो खरीफ फसल के बाद रबी फसल लेते हैं और बीच में जो खाली हो जाती है जी, तो उस अगर यदि वो मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है, आपको देखने से पता चल जाता है, तो सख्त मिट्टी के लिए उसके लिए जो है प्लाऊ, जो एक डिस्क प्लाऊ होता है, अच्छा, मतलब ये तवे जैसे, तो तवे वाला जो अगर प्लाऊ आपके पास उपलब्ध है या किसी आसपास में उपलब्ध है, तो जो डिस्क प्लाऊ है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग इसमें किया जाता है। और इसके बाद बहुत ज़्यादा यदि सख्त मिट्टी है तो एमबी प्लाऊ का भी आप उपयोग जो है कर सकते हैं। और जो हल्की जो मिट्टी है उसके लिए कल्टीवेटर, जो आपका जो 9 टाइम्स का जो कल्टीवेटर जो हल आता है, जो ट्रैक्टर चलित है, ये तीनों कृषि यंत्र, उसका आप बहुत ही आसानी से इसमें उपयोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एहू बात है कि हमार बहुत जन किसान भाई मन ऐसे भी हवे जिन मन एक कृषि यंत्र के उपयोग नहीं कर सके, काहे कि बहुत महंगा भी पड़ जाते जब इला लेके आते तो कई जन सीमांत कृषक भी हवे, तो अतका बड़े बड़े यंत्र ला का लेके आबो, तो ऐसा हमार जो किसान भाई मन हवे, जो छोटे किसान भाई मन है, उ मन का करे? इसके लिए आपने बढ़िया प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अक्सर आपने देखा होगा मौसम में बहुत सारे बदलाव अभी लगातार हो रहे हैं जी। और चूँकि अप्रैल मई के बीच में भी एक आध दो बारिश हो जाती है, तो यदि जो किसान जिनके पास सिर्फ सामान्य प्रकार के हमारा जो देसी हल है, जो बैल चलित होता है, तो जब बारिश हो जाती है तो एक आध 2 दिन रुक के उसमें आप आसानी से हल्की जब हो जाती है मिट्टी, तो उस समय आप जो है जुताई कर दें आड़ी और खड़ी, और उस खेत को खुला छोड़ दें। ये बहुत ही अच्छा समय होता है कि आप उस पानी का और उस जुताई के साथ आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं, जिसमें आपको मेहनत कम करना पड़ेगा और आसानी से आप जो है ग्रीष्मकालीन जुताई में फ़ायदा ले सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, एहू बात है कि कोई भी जब हमन काम करथन तो वो काम ला करेल पहले एहू बात के ध्यान देहल पड़थे कि उमा बिल्कुल एक सावधानी बरतना है, काहे कि सावधानी अगर नहीं बरतबो तो काम हो बिगड़ सकत है। तो ग्रीष्मकालीन जोताई करत बेरा कौन कौन बात के ध्यान रखना हमारे किसान भाई मन ला जरूरी है? हाँ, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है समय का। तो समय का आपको पहले ध्यान रखना चाहिए। अप्रैल मई और जून के प्रथम पखवाड़े तक आपको जिसमें जो है जुताई करनी है, जो आपको फ़ायदा देगा। दूसरा जो है कृषि यंत्रों का विशेष ध्यान रखिए। कृषि यंत्रों का जब से आपको जो मिट्टी बहुत ज़्यादा ही सकता है, तभी आप जो है एमबी प्लाऊ या जो मिट्टी पलटने वाली जो हल है उसमें आप जो है गहरी जुताई कर दें। यदि आप सामान्य स्तर का आपका जो खेत है वो है, तब की स्थिति में आप
या हल्के सख्त हैं, आपको देखने से पता चल जाएगा, किसान भाई आसानी से उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो आप 20 का प्लाऊ का उपयोग करें। और तीसरा जो चीज़ है, यदि आपको हल्का है, मिट्टी और हल्की है, तब आप जो है कल्टीवेटर का उपयोग आप कर सकते हैं। ये कृषि यंत्रों की सावधानी की बात हो गई। दूसरा जो मैं आपको बताया कि भाई आप जब ग्रीष्मकालीन जब जुताई जब आप करेंगे, तो उस समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपकी यदि उस खेत में फसल या नरई आपका छूटा हुआ है ना, या जहीं यत्र तत्र कहीं आपका पैरा बिखरा हुआ है, उसको आप एक जगह इकट्ठे कर लें आपके जैविक खाद बनाने के लिए। और जो चौथी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप जुताई करें तो आड़ी और खड़ी ही जुताई करना है, और इस जुताई करने के बीच में एटलीस्ट कम से कम एक खेत में 4 से 5 आप टी आकार का जो है खूंटी लगा दीजिए, जिससे पक्षी आसानी से बैठकर कीड़ों को खा सके। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, अतका सुघर बात बताया हो आप मन डॉक्टर साहब। हम लोग पूरा विश्वास है कि अभी जो हमार कार्यक्रम देखत है हमारे किसान भाई बहनी मन ला बिल्कुल फायदा हो ही, और ये बात ला अपना के, ये जो आप मन तकनीक बताए हो ओला अपना के अपन पैदावार ला बढ़ा सकत है, और पैदावार ला बढ़ाए के संगे संग अपन आमदनी ला बढ़ा सकत है। जी। तो डॉक्टर साहब अभी जाए के बेरा हो गए है, लेकिन जात हमारे किसान भाई बहनी मन ला अपन का संदेश देना चाहता हूँ? मैं सबसे पहले संदेश यही देना चाहूँगा, हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र परिवार की ओर से हमारे जितने भी किसान भाई हैं और जो किसान नहीं हैं, उनको भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप फसल का प्रबंधन करें, उन फसलों को कम से कम इकट्ठा जरूर करें। इकट्ठा कर लेंगे तो बेजुबान जानवर के लिए चारे का काम करेगा। जब उस बेजुबान जानवर को चारा खेत में मिलेगा, तो आप इतना जरूर मान लीजिए कि वो सड़क में जाके नहीं बैठेगा, जिससे असामयिक जो दुर्घटनाएं होती है वो एक टल सकती है। दूसरा जो चीज़ आपको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, फसल से उसका जैविक खाद बनाइए, जिससे आपकी जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, और आप ग्रीष्मकालीन जुताई करेंगे तो बहुत सारे रोग और जो भी हानिकारक जो कीट व्याधि हैं उसका भी आप अच्छे से प्रबंधन कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो संगवारी हो, ये रही आपके संग डॉक्टर चंद्रशेखर खरे जी, कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर ले आए हुए कृषि वैज्ञानिक। तो आप मन अतका सुघर जानकारी दी कि कैसे आप मन फसल के जो अवशेष है ओकर प्रबंधन कर सकत हो, कैसे ग्रीष्मकालीन जोताई कर सकत हो। हमला पूरा विश्वास है कि अभी कार्यक्रम जो हमारे किसान भाई बहनी मन देखत है, बिल्कुल ओमन ला लाभ होही, और ये बात ला अमल में ला के ओमन जो अपन पैदावार है ओला बढ़ा सकी, और संगे संग अपन आमदनी घलो ला बढ़ा सकी। तो आज के हमार जो खेत खार कार्यक्रम है ओमा आज बस अतके। फिर न्यूज़ 36 का ना आप मन बने रहो, खबर से अपडेट रहे बर आप मन हमार यूट्यूब के हमार चैनल न्यूज़ 36 लाइव एला सब्सक्राइब करो, फेसबुक में हमार पेज न्यूज़ 36 लाइव एला लाइक करो, हमला ट्विटर में फॉलो करो, संगे संग हमार जो मोबाइल ऐप है न्यूज़ 36 लाइव एहुला आप मन डाउनलोड कर सकत हो और खबर से अपडेट रह सकत हो। तो आज के हमारे कार्यक्रम खेत खार में आज बर अतकेज हमला दो विदा। जय जोहार। जय जोहार।